जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में हमारी क्लास का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है गुप्त राजवंश, जिसपे हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं, जिनमें हम लोगों ने कंप्लीट किया है गुप्त राजवंश की वंशावली, गुप्त राजवंश को जानने के स्रोत और गुप्त काल के जो शासक थे, जैसे कि प्रारंभिक शासक जो थे श्रीगुप्त, फिर वास्तविक संस्थापक जो थे गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद जो हमारी क्लास हुई है सेपरेट समुद्रगुप्त पे, और फिर सेपरेट क्लास हुई है चंद्रगुप्त सेकंड पे। आज के क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, और फिर स्कंदगुप्त के बाद गुप्तों के जो परवर्ती शासक होते हैं उनके बारे में देखेंगे। इस तरीके से हमारा गुप्त राजवंश आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा कुमारगुप्त प्रथम, फिर देखेंगे हम लोग स्कंदगुप्त, फिर देखेंगे हम लोग गुप्त राजवंश के परवर्ती शासक। तो कुमारगुप्त की बात करें, कुमारगुप्त जो शासक बनते हैं ये बनते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बाद। तो चंद्रगुप्त सेकंड के जो बेटे थे वो कुमारगुप्त थे। अगर इनके समय पीरियड की बात करें तो इनका समय पीरियड जो माना जाता है वो 415 बीसी से लेकर 455 एडी तक माना जाता है। सॉरी, बीसी नहीं, एडी है। तो कुमारगुप्त का जो शासन काल है गुप्त राजवंश में वो 415 एडी से लेके 455 एडी तक माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कुमारगुप्त प्रथम के उपाधियों की बात, या अन्य नाम जो है उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें कुमारगुप्त की उपाधियों की बात कि क्या क्या इनकी उपाधियां थी, उपाधियों से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम कुमारगुप्त की उपाधियों की बात करें तो इनकी जो उपाधि है या अन्य नाम कह सकते हैं वो है महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त की जो उपाधि है वो महेंद्रादित्य है, और श्री महेंद्र मिलती है, अश्वमेध महेंद्र मिलती है, और पृथ्वीपति मिलती है, और पृथ्वी वैवत मिलती है। ये जो उपाधियां हैं ये कुमारगुप्त प्रथम की है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण की उपाधि जो है वो है शक्रादित्य। शक्रादित्य जो उपाधि है ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि शक्रादित्य किसका नाम है, किसे कहा गया है। तो शक्रादित्य जो नाम दिया गया है वो कुमारगुप्त प्रथम को दिया गया है, और ये नाम जो देते हैं वो ह्वेनसांग देते हैं। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे, इन्होंने अपनी जो है रचना में कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के जो शासक थे कुमारगुप्त प्रथम, इनके लिए जो नाम प्रयोग करते हैं वो शक्रादित्य। तो पूछा जाए शक्रादित्य उपाधि किसकी थी, तो कुमारगुप्त प्रथम की थी। किसने दिया था, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुमारगुप्त को शक्रादित्य की उपाधि प्रदान की थी। बात कर लेते हैं कुमारगुप्त के पिता के बाद। तो कुमारगुप्त के जो पिता हैं वो है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो उत्तराधिकारी के हकदार होते हैं वो कुमारगुप्त प्रथम होते हैं। और माता की बात करें तो माता थी ध्रुव देवी थी। कुमारगुप्त के पिता कौन थे, तो कुमारगुप्त के पिता जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड थे, और माता जो थी उनका नाम था ध्रुव देवी। कुमारगुप्त की जो पत्नियां थी वो 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी की अगर हम बात करें, कुमारगुप्त की पहली पत्नी का क्या नाम था, तो कुमारगुप्त की जो पहली पत्नी का नाम था वो अनंत देवी था। कुमारगुप्त की पहली पत्नी का क्या नाम था, तो कुमारगुप्त की पहली पत्नी का नाम था अनंत देवी। जिससे पुत्र का जन्म हुआ था उसका नाम था पुरुगुप्त। अनंत देवी जो कुमारगुप्त की अनंत देवी पत्नी थी, इनसे जो पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम था पुरुगुप्त। सेकेंड पत्नी जो थी कुमारगुप्त की वो थी देवकी। देवकी से जिस पुत्र का जन्म हुआ था वो है स्कंदगुप्त, जो इस राजवंश के अगले शासक बनते हैं। तो कुमारगुप्त के जो पिता थे वो चंद्रगुप्त सेकंड थी, माता थी ध्रुव देवी थी। कुमारगुप्त प्रथम के 2 पत्नियां थी, पहली पत्नी अनंत देवी जिनसे पुष्यगुप्त का जन्म हुआ था, और सेकंड पत्नी जो थी वो देवकी थी जिनसे स्कंदगुप्त का जन्म हुआ था। ये होगी इनकी पारिवारिक जानकारी। बात करें कुमारगुप्त के समय में सर्वाधिक जो है ना गुप्त राजवंश में जो सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाए जाते हैं वो कुमारगुप्त प्रथम के ही शासनकाल में लिखवाए जाते हैं। मतलब साक्ष्य मिलता है कि कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में कुल 18 अभिलेख लिखवाए गए थे। कुल 18 अभिलेख लिखवाए गए थे, जिसमें से 13 पत्थर पे लिखे थे, और 15 जो अभिलेख थे वो ताम्र पत्र अभिलेख थे, मतलब तांबे की पट्टिका पे लिखे गए थे। कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में, पूरे गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख जो जारी किए जाते हैं वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जारी किए जाते हैं। कितनी संख्या है, तो 18 संख्या है। उसमें से जो है ना
13 जो अभिलेख हैं वो पत्थर पे खुदवाए गए हैं और 5 अभिलेख जो है ना वो ताम्रपत्र अभिलेख हैं, तांबे की पट्टिका पे खुदवाए गए हैं। उसमें से 18 अभिलेख तो यहाँ पे पढ़ नहीं सकते हैं और 18 इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो इस वजह से हम लोग जो इम्पॉर्टेंट है जिनसे एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो अभिलेख देख लेते हैं। तो हम बात करें, जो पहला अभिलेख है वो है पहला बिरसंड अभिलेख। बिरसंड अभिलेख में जो जानकारी मिलती है ये है कुमारगुप्त का बिरसंड अभिलेख। बिरसंड अभिलेख में जो जानकारी मिलती है एक कार्तिकेय मंदिर बनवाए जाने की जानकारी मिलती है। कार्तिकेय मंदिर का जो उल्लेख मिलता है वो कुमारगुप्त के बिरसंड अभिलेख में मिलता है। इसके बाद है दूसरा अभिलेख महत्वपूर्ण, वो है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम नोट कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा कि कुमारगुप्त प्रथम का जो मंदसौर अभिलेख है इसमें जो जानकारी मिलती है, पहली बात तो मंदसौर अभिलेख के जो लेखक थे वो वत्स भट्ट थे। अगर मंदसौर अभिलेख के लेखक पूछा जाए कौन थे, तो मंदसौर अभिलेख के तो जो लेखक थे वो वत्स भट्ट थे। और इस अभिलेख में जानकारी क्या मिलती है, तो इस अभिलेख में जो जानकारी मिलती है वो रेशम बुनकरों की चर्चा मिलती है। इसमें जो है ना गुप्तों की जो है ना आर्थिक स्थिति गिरने के संकेत मिलती है। कुमारगुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है इसके लेखक वत्स भट्ट हैं। इसके अलावा इसमें जो जानकारी मिलती है वो रेशम बुनकरों के बारे में बताया गया है कि जो है ना जो रेशम बुनकर थे वो अपना प्रदेश छोड़ के लाट प्रदेश छोड़ के अन्य जगह पे बसने के लिए गए हुए हैं। मतलब अपना जो कुमारगुप्त प्रथम के साम्राज्य में जहाँ पे रेशम बुनकर श्रेणी पाई जाती थी वो अपना प्रदेश छोड़ के कहीं और बसने के लिए, ऐसा वर्णन कहा गया है कि अपने रेशम बुनकर जो श्रेणियां थी वो अपना प्रदेश लाट प्रदेश छोड़ के कहीं और बसने के बारे में चर्चा की गई है। तो रेशम बुनकरों की चर्चा पूछी जाए किस अभिलेख में मिलती है, तो वो कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में मिलती है। इसमें रेशम बुनकर जो है ना लाट प्रदेश छोड़ के मतलब दूसरी जगह पे अपना निवास स्थान बनाने की चर्चा की गई है। इसके बाद कुमारगुप्त का तीसरा महत्वपूर्ण अभिलेख जो है वो है दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख। दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख में जो है क्या जानकारी मिलती है, वो उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में जानकारी मिलती है और वहाँ पे शासन की नीति की जानकारी मिलती है। दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख में जो है ना कुमारगुप्त का जो दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख है इसमें कहाँ की जानकारी मिलती है, तो इसमें उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में जानकारी मिलती है और जो शासन प्रशासन थी उसकी जानकारी मिलती है। ये बात होगी कुमारगुप्त के अभिलेखों की बात। अब बात कर लेते हैं हम कुमारगुप्त के सिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं। कुमारगुप्त के सिक्कों के बारे में बात करें तो कुमारगुप्त के टाइम पे तांबे के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए हैं और इनके टाइम पे एक जो गुप्तों की जो है ना सिक्कों की मुद्रा निधि प्राप्त होती है जिसका नाम है बयाना निधि। 2 निधियां प्राप्त होती है जिसमें कुमारगुप्त के पर्याप्त सिक्के पाए जाते हैं। एक निधि है बयाना निधि, दूसरी निधि है सतारा निधि, जिसमें से टोटल इनके 1395 सिक्के पाए जाते हैं। बयाना निधि में इनके 623 सिक्के पाए जाते हैं। जो 623 सिक्के बयाना निधि में पाए गए कुमारगुप्त के, उसमें कार्तिकीय प्रकार के जो सिक्के हैं या फिर कह सकते हैं मयूर प्रकार शैली के जो सिक्के हैं वो सर्वाधिक पाए गए हैं। तो कुमारगुप्त प्रथम के जो मुद्रा निधि प्राप्त हुई है ये राजस्थान, बयाना निधि जो है ना राजस्थान में पाई जाती है और इस बयाना निधि से कुमारगुप्त प्रथम की केवल 623 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। दूसरी जो मुद्रा निधि है वो सतारा है जिसमें 1395 मुद्राएं जो सिक्के पाए गए वो कुमारगुप्त प्रथम के पाए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो सर्वाधिक तांबे के सिक्के थे वो कुमारगुप्त प्रथम ने चलाए थे। पूछेंगे सर्वाधिक आगे हम लोग देखेंगे सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन चलाता है, तो स्कंदगुप्त चलाता है। लेकिन सर्वाधिक तांबे के सिक्के पूछा जाए किसने चलाया था, तो सर्वाधिक जो तांबे के सिक्के चलाए थे वो कुमारगुप्त प्रथम ने ही चलाया था। तो हम लोग बात कर लेते हैं सिक्कों की। सिक्कों में जो सिक्के चले आ रहे थे प्रचलन में, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त और उसके बाद जो है ना चंद्रगुप्त सेकंड, जो सिक्के चले आ रहे थे वो तो प्रचलन में थे ही कुमारगुप्त के शासनकाल में, लेकिन कुमारगुप्त ने कुछ नए प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया था। उनको हम लोग देखेंगे क्योंकि नए जो प्रचलन किए थे उनसे क्वेश्चन बन सकते, पुराने तो हम लोग देख चुके हैं। अगर पहले प्रकार के सिक्के की बात करें, न्यू सिक्के जो जारी किए थे वो है खंडकधारी मुद्रा प्रकार।
ये है खंडकधारी मुद्रा प्रकार जो है ना, ये न्यू मुद्रा चालू किए थे कुमारगुप्त प्रथम ने। इसके बाद कार्तिकी प्रकार के, कार्तिकी प्रकार या कह सकते हैं मयूर शैली। मयूर शैली की जो मुद्रा है वो नवीन प्रकार की मुद्रा मानी जाती है, क्योंकि जो गुप्तों का राज चिन्ह था वो गरुड़, लेकिन गरुड़ के स्थान पे ये गरुड़ प्रकार की मुद्रा न चला के कुमारगुप्त प्रथम ना मयूर को मतलब राज चिन्ह के तौर पे स्वीकार करते हैं। तो जो गरुड़ प्रकार की मुद्राएं चलती आ रही थी, जो गुप्तों का राज चिन्ह माना जाता था, उसके स्थान पे कुमारगुप्त प्रथम ने मयूर शैली की कह सकते हैं, क्योंकि एक जो मुद्रा है फर्स्ट उसके अग्रभाग में मयूर का अंकन है, दूसरे भाग में कार्तिकी राजा का अंकन है, तो उसको कार्तिकी प्रकार की मुद्रा कह सकते हैं या फिर मयूर शैली की कह सकते हैं। तो इसमें से कुछ भी मिल सकता है, मयूर शैली की मुद्रा भी मिल सकता है कि मयूर शैली की मुद्रा किसने चालू किया था, तो कुमारगुप्त ने चालू किया था। कार्तिकी प्रकार की किसने चालू किया था, वो कुमारगुप्त ने चालू किया था। ये प्रथम बार गुप्त काल में जो है ना कार्तिकी प्रकार की मयूर प्रकार की मुद्राएं जो है ना गुप्त काल में प्रथम बार जारी की जाती है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। इसके बाद है बीड़ा प्रकार मुद्रा। बीड़ा प्रकार की मुद्रा जो जारी करते हैं वो समुद्रगुप्त जारी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके पुत्र आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, वो बीड़ाधारी मुद्रा को बंद कर देते हैं। लेकिन जो इनके पर पोते होते हैं कुमारगुप्त प्रथम, उन्होंने बीड़ाधारी मुद्रा को जारी रखा। इसके बाद इन्होंने राजा रानी प्रकार की मुद्रा जारी की। राजा रानी प्रकार की मुद्रा और किसने जारी किया था, तो राजा रानी प्रकार की जो मुद्रा जारी किए थे वो जो गुप्त राजवंश के वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने राजा रानी प्रकार की मुद्रा जारी किए थे। उसके बाद फिर करते हैं कुमारगुप्त प्रथम करते हैं। तो पूछा जाए कौन से गुप्त शासक हैं जिन्होंने राजा रानी प्रकार की मुद्राएं जारी की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद हो जाएंगे कुमारगुप्त हो जाएंगे। इनकी मयूर शैली की कार्तिक प्रकार की मुद्रा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जाए कि मयूर शैली की या कार्तिक प्रकार की मुद्रा किसने जारी की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने जारी किया था। इसके बाद है नए प्रकार की, ये अप्रतीक प्रकार की मुद्रा। अप्रतीक प्रकार की जो मुद्रा है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है ना अप्रतिगत जो उपाधि धारण करते हैं वो समुद्रगुप्त करते हैं, लेकिन अप्रतीक जो मुद्रा प्रकार है ये जो जारी करते हैं वो कुमारगुप्त प्रथम करते हैं। तो ये नए प्रकार की जो मुद्रा जारी हुई थी गुप्तों के काल में, कुमारगुप्त के शासन काल में, उनको हम लोगों ने देख लिया। और कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण ये कार्य होता है वो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना करते हैं वो कुमारगुप्त प्रथम करते हैं। और इस विश्वविद्यालय में 3 जो है ना लाइब्रेरियां पाई जाती थी, जिनका नाम है रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक। अगर पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये वर्तमान बिहार पटना में है, और इसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसमें 3 विभाग पाए जाते हैं, वो है रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक। ये जो है ना जो लाइब्रेरी थी उनके विभाग हैं। इसके बाद बात करें कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कुमारगुप्त प्रथम, वो इसमें जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो है ना बौद्ध धर्म की शिक्षा तो दी ही जाती थी। कहा जाता है महायान जो शाखा थी बौद्ध धर्म का, उसका ऑक्सफोर्ड कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की। अन्य चीजों की शिक्षा दी जाती थी, उसके साथ ही जो चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा थी वो अनिवार्य शिक्षा थी। मतलब कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो मेडिकल साइंस आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो ये पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय था बौद्ध धर्म के महायान शाखा का, लेकिन यहाँ पे जो मेडिकल साइंस की शिक्षा थी वो अनिवार्य थी। कोई भी सब्जेक्ट लेंगे उसके साथ आपको मेडिकल साइंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ना चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी नालंदा विश्वविद्यालय में। यहाँ पे कहा जाता है, हमेशा कहता है कि यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी थे, 10,000 विद्यार्थियों की संख्या थी, और 1510 यहाँ पे अध्यापक कार्य करते थे। और जब वंशज आया था तो यहाँ के जो आचार्य थे वो शीलभद्र थे। और कहा जाता है कि ये 1203 में इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। और महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड जो माना जाता है वो माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता है। तो हम लोग जो नालंदा पढ़ेंगे
तब सेपरेट पढ़ेंगे, उसमें नालंदा की हर एक बेसिक विशेष चीज़ें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि कौन कौन नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करता है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा व्यू देखना है, क्योंकि ये जो उपलब्धि है वो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में होती है। इसके बाद जो है ना, इसके शासनकाल की कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की जो घटना है, इसके शासनकाल में कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में पुष्यमित्र जनजाति का आक्रमण होता है। पूछा जाए कि पुष्यमित्र जनजाति का आक्रमण किसके शासनकाल में होता है, कौन से गुप्त शासक है जिनके शासनकाल में पुष्यमित्र जनजाति का आक्रमण होता है। यहाँ पे शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग, वो अलग थे, वो राजा थे शुंग वंश के। लेकिन ये पुष्यमित्र जो है यहाँ पे, ये एक प्रकार की जनजाति है। इनका आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और जिसको जो पुष्यमित्र जनजाति कुमारगुप्त के शासनकाल में आक्रमण की थी, इसको दबाने के लिए, मतलब इस जनजाति से युद्ध करने के लिए किसे भेजा था, तो ये अपने बेटे स्कंदगुप्त को भेजते हैं। पुष्यमित्र जनजाति का आक्रमण किसके शासनकाल में होता है, तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में होता है। उसको दबाने के लिए किसको भेजे थे, तो ये अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजे थे। इसके अलावा इनके कार्यकाल की उपलब्धि है कि इन्होंने जो है ना समय मापन के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया था। कुमारगुप्त ने जल घड़ी का प्रयोग किया था, जल घड़ी का प्रयोग किया था समय माप के लिए। तो इत्यादि जो उपलब्धियां हैं वो कुमारगुप्त की उपलब्धियां थी। कुमारगुप्त से बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बस इतना हम लोग जान लिए बहुत है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे शासक जो है ये स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त किसके पुत्र थे, तो स्कंदगुप्त जो पुत्र थे वो कुमारगुप्त की जो सेकंड पत्नी थी देवकी के पुत्र थे। तो इनकी माता का नाम था देवकी और पिता का नाम था कुमारगुप्त प्रथम। अगर इनके शासनकाल की बात करें तो स्कंदगुप्त का जो शासनकाल माना जाता है वो 455 से लेके 467 AD तक माना जाता है। ये शासनकाल समय जो माना जाता है वो कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त का माना जाता है। 455 से लेके 467 AD तक जो शासन करते हैं वो स्कंदगुप्त करते हैं। इनकी उपाधियों की बात करें, इनकी उपाधियों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर इनकी उपाधियां क्या क्या हैं, इनकी उपाधियों की बात करें तो स्कंदगुप्त की जो उपाधियां हैं वो हैं क्रमादित्य, फिर है सक्रोपम। सक्रोपम उपाधि किसमें मिलती है, तो स्कंदगुप्त का जो कोहोम अभिलेख है, कोहोम अभिलेख में इनकी उपाधि जो मिलती है वो सक्रोपम मिलती है। और स्कंदगुप्त की सक्रोपम उपाधि और कुमारगुप्त की जो है ना सक्रादित्य उपाधि। सक्रादित्य किसकी उपाधि है, तो कुमारगुप्त की है, और सक्रोपम किसकी उपाधि है, तो स्कंदगुप्त की है। दोनों उपाधियां इम्पोर्टेंट है और दोनों उपाधियां जो है ना कंफ्यूजन करने वाली है। सक्रोपम जो उपाधि है वो स्कंदगुप्त की है और सक्रादित्य जो उपाधि है वो कुमारगुप्त की है, जो इसको दिए थे ह्वेनसांग ने दिया था। और सक्रोपम उपाधि मिलती किस अभिलेख में है, तो ये इनका जो स्कंदगुप्त का कोहोम अभिलेख है इसमें मिलती है। और इनके महत्वपूर्ण है कि जो स्कंदगुप्त है ये अपनी राजधानी जो बनाते हैं वो अयोध्या बनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्कंदगुप्त से कि जो है ना, जैसे कि चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैनी को बनाई थी। लेकिन स्कंदगुप्त जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा बनाते हैं वो अयोध्या को बनाते हैं। तो अयोध्या को किसने राजधानी बनाया, तो गुप्त वंश के जो राजा थे स्कंदगुप्त ने, उन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त के अभिलेखों की, जिससे जानकारी कुछ मिलती है और अभिलेख इम्पोर्टेंट भी है। बात करें हम स्कंदगुप्त के अभिलेखों की कि कौन कौन से स्कंदगुप्त के अभिलेख हैं। अभिलेख की बात करें तो सबसे पहले इनका है ये जूनागढ़ अभिलेख, जिससे ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख से क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से जो जानकारी प्राप्त होती है वो इस प्रांत का जो राजा था वो गोप्ता राजा था और सुदर्शन झील के मरम्मत के बारे में चर्चा की गई है। और इसी में सुदर्शन झील के निर्माण की तो मरम्मत की बात की गई है। उसके बाद सुदर्शन झील की जो वो इतिहास की जानकारी है उसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि इस और लास्ट में जो गुप्त राजवंश के शासक होते हैं स्कंदगुप्त के शासन काल में जो गुजरात सौराष्ट्र वाला प्रांत था, यहाँ के जो राजा होते हैं वो होते हैं पड़दत्त राजा होते हैं। पड़दत्त के जो पुत्र होते हैं चक्रपालित ने,
जो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित की गई थी, फिर उसको जो है ना अशोक के द्वारा उसका बाद का मरम्मत किया जाता है, फिर उसके बाद रुद्रदामन के काल में किया जाता है, उसके बाद लास्ट में जो उसकी मरम्मत की जाती है वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में की जाती है। तो जो सुदर्शन झील का बांध था उसकी जो इनके जो सौराष्ट्र प्रांत के इनके जो वो प्रांतपति थे वो पड़दत्त थे। पड़दत्त के पुत्र चक्रपालित, उन्होंने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था और यहाँ पे एक इसके किनारे पे विष्णु प्रतिमा स्थापित की थी। ऐसी जानकारी जो मिलती है वो मिलती है हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख से, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमें हूणों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। ये हो गया जूनागढ़ अभिलेख। हम बात कर लेते हैं दूसरा अभिलेख जो स्कंदगुप्त का है वो इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख है। इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख जो स्कंदगुप्त का है, इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? इसमें जानकारी जो प्राप्त होती है और जो ये कहोम अभिलेख है ये जो पाया जाता है ये यूपी में गोरखपुर में पाया जाता है। इससे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि कहोम अभिलेख कहाँ पाया जाता है। तो कहोम अभिलेख जो पाया जाता है वो यूपी के गोरखपुर में पाया जाता है। बात करें ये इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख, इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें जो जानकारी मिलती है वो एक सौर संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है जो बैंक के रूप में कार्य करते हैं। जो एक सौर संप्रदाय है वो एक मंदिर निर्माण के बारे में, ये तैली श्रेणी के जो जनजाति रहती वो थी, तो ये सौर संप्रदाय की जानकारी मिलती है। और जो ये संप्रदाय थी ये बैंक के रूप में कार्य करती थी। जो है ना श्रेणियाँ होती थी उनका पैसा जमा करती थी, उन पे ब्याज देती थी और वो पैसा लेके अपना व्यापार कर सकते थे, आप आगे बढ़ा सकते थे। तो आज का जो बैंक का हम रूप देख रहे हैं, इस बैंक के उस बैंक का काम उतने टाइम पे जो कर रहे थे वो सौर संप्रदाय कर रही थी। सौर संप्रदाय जो बैंक के रूप में कार्य कर रहे थे, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये स्कंदगुप्त का है इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। इसके बाद इसी अभिलेख में हमें सर्वनाग नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। पूछा जाए सर्वनाग अधिकारी का उल्लेख किसके अभिलेखों में आता है? तो सर्वनाग जो अधिकारी का उल्लेख है वो स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख में आता है। इसके बाद है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख। भीतरी स्तंभलेख सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। भीतरी स्तंभलेख जो है ना ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो गाजीपुर में पाया जाता है। कोहम अभिलेख यूपी के गोरखपुर में पाया जाता है। लेकिन भीतरी स्तंभलेख जो है ना स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, यही पूछ लेते हैं कि भीतरी स्तंभलेख किसका है? तो भीतरी स्तंभलेख जो है ना वो स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभलेख है ये यूपी के गाजीपुर शहर में पाया जाता है। और इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो किए थे वो ट्रिगेर महोदय ने किया था। और इसमें जानकारी क्या मिलती है? इसमें जानकारी जो मिलती है वो एक ग्राम दान दिए जाने की जानकारी मिलती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलती है हूण आक्रमणकारी की जानकारी मिलती है। तो जैसे कि हम किन किन अभिलेखों से हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है? पहले तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, फिर स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है और स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभलेख है, इनसे जो है ना हूण आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभलेख में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये जानकारी प्राप्त हुई है प्रथम बार जो गुप्त राजवंश पे हूण आक्रमण हुआ है वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ है। और आक्रमणकारी कौन थे? तो वे थे खुशनयाज थे और तोरमरन थे। ये जो हूण आक्रमणकारी थे इन्हें श्वेत हूण के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन से हूण थे हूण आक्रमणकारी? तो ये खुशनयाज थे और तोरमरन का नाम आता है जो स्कंदगुप्त के शासनकाल पे जो है ना इनके टाइम पे आक्रमण करते हैं। तो हूण आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हूण आक्रमण जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है और भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। और हूण आक्रमणकारी कौन कौन थे? तो खुशनयाज थे और तोरमरन थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त के सिक्कों की बात कर लेते हैं कि स्कंदगुप्त के सिक्के कौन कौन से हैं। तो सिक्कों की अगर हम बात करें तो इनके सिक्के स्वर्ण और रजत के सिक्के चलाए थे। स्वर्ण रजत के सिक्के किसने चलाए थे? और इनकी जानकारी मिलती है इन्होंने तांबे के सिक्के नहीं जारी किए थे, ऐसी जानकारी मिलती है। लेकिन अब अपवादित जानकारी है ये। अगर हम बात करें कि स्वर्ण सिक्के की तो स्वर्ण सिक्कों में जो सिक्के चले आ रहे थे वही यहाँ भी ध्यान रखना है कि जो सिक्के चले आ रहे थे वो स्कंदगुप्त जारी रखे। लेकिन यहाँ पे हम लोग नए प्रकार के जो सिक्के जारी किए हैं उनको ही देखेंगे जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगर हम बात करें कि स्वर्ण सिक्कों की तो है ये
राजा और लक्ष्मी प्रकार की मुद्रा, राजा और लक्ष्मी प्रकार की नई मुद्रा जारी करते हैं। इसके बाद जो है ना रजत मुद्राओं की बात करें, रजत मुद्राओं में है नंदी प्रकार की मुद्रा, या फिर कह सकते हैं वृषभ शैली की मुद्रा है, वृषभ शैली। कुमारगुप्त प्रथम ने मयूर शैली की नई मुद्राएं चालू की थी, लेकिन स्कंदगुप्त जो चालू करते हैं वो नंदी प्रकार, या कह सकते हैं नई मुद्रा जो चालू करते हैं वो वृषभ शैली प्रकार की चालू करते हैं। तो इनकी नंदी प्रकार या कह सकते हैं वृषभ शैली मुद्रा जो है स्कंदगुप्त की वो इम्पोर्टेंट है कि वृषभ शैली की मुद्राएं जो चालू करते हैं वो जो है ना स्कंदगुप्त चालू करते हैं। इसके बाद इन्होंने वेदी प्रकार की मुद्रा चालू की थी और गरुड़ प्रकार की मुद्रा चालू की थी। ये जो मुद्राएं हैं ये नई प्रकार की मुद्राएं हैं स्कंदगुप्त की। इसके बाद अगर हम बात करें स्कंदगुप्त के बारे में, तो स्कंदगुप्त ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था कि ये गुप्त राजवंश के ऐसे शासक हैं जिन्होंने चीनी एक शासक थे सांग, चीनी शासक थे सांग 466 एडी में, 466 एडी में चीनी शासक थे जिनका नाम था सांग। चीनी शासक सांग के दरबार में एक राजदूत भेजा था। तो ये गुप्त राजवंश के ऐसे शासक हैं स्कंदगुप्त जो चीनी राजवंश के जो शासक थे सांग, उनके दरबार में एक चीनी राजदूत भेजते हैं अपने यहाँ से। तो ये जानकारी जो है ये स्कंदगुप्त के बारे में हो गई। अब हम बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त के बाद जो इनके उत्तराधिकारी बने। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त राजवंश को कोई महत्वपूर्ण शासक, मजबूत शासक नहीं मिलता है। इस वजह से ये जो शासक कहे जाते हैं वो परवर्ती गुप्त शासक कहे जाते हैं, क्योंकि इनके बाद जो है ना गुप्त राजवंश का पतन धीरे धीरे निश्चित हो जाता है। क्योंकि गुप्त राजवंश में जो स्कंदगुप्त का शासनकाल है, हुड़ों का आक्रमण होता है। हुड़ों के आक्रमण का जो सामना है स्कंदगुप्त तो अच्छे से कर लेता है, लेकिन इसके बाद जो परवर्ती शासक होते हैं वो नहीं कर पाते हैं हुड़ों का आक्रमण का सामना। इस वजह से धीरे धीरे जो है ना गुप्त राजवंश का पतन हो जाता है। अगर हम बात करें परवर्ती शासक, तो परवर्ती शासक हो जाएंगे स्कंदगुप्त के बाद है तो बहुत हम लोग वंशावली में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जिनसे एक आध पॉइंट निकल के आते हैं जानकारी उनको देखेंगे। वो है पुरगुप्त। पुरगुप्त है, और पुरगुप्त के बारे में क्या विशेषता है, वो ये विशेषता है ये सबसे अधिक उम्र में राजा बनते हैं, क्योंकि इसका पिता जो स्कंदगुप्त है वो काफी टाइम तक राजा बना रहा है। इस वजह से पुरगुप्त की विशेषता ये सबसे अधिक उम्र में राजा बनते हैं। और इनकी उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि जो है वो प्रकाशादित्य है। प्रकाशादित्य किसकी उपाधि थी, तो ये जो है ना जो परवर्ती गुप्त शासक है पुरगुप्त की उपाधि थी प्रकाशादित्य। उनके धर्म की बात करें, धर्म क्या था, तो पुरगुप्त का जो धर्म था ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध धर्म का ये आप फिर कह सकते हैं उपासक थे। यहाँ पे जो ये तोड़मल है, तोड़मल जो है ना ऐसा गूढ़ शासक है जिन्होंने कहा जाता है महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ये विदेशी शासक है लेकिन महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। ये गूढ़ शासक जो था, सोचो महाराजा धीराज उपाधि जो धारण करते थे, जो प्रॉपर भारत के राजा होते थे वो धारण करते थे, लेकिन ये विदेशी जो आक्रमणकारी है वो तोड़मल, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बात कर रहे थे हम लोग पुरगुप्त की, तो पुरगुप्त ऐसे शासक हैं जो सबसे अधिक उम्र में राजा बनते हैं और उनकी उपाधि है प्रकाशादित्य। कौन से धर्म के उपासक थे, तो ये बौद्ध धर्म के उपासक थे। इसके बाद जो है वो है नरसिंह बालादित्य। नरसिंह बालादित्य की क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इनके शासन काल में हुड़ जो शासक थे वो महिरकुल, हुड़ शासक महिरकुल का आक्रमण किसके काल में हुआ था, तो हुड़ शासक जो महिरकुल थे उनका जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था नरसिंह गुप्त राजवंश के जो परवर्ती शासक थे नरसिंह बालादित्य के शासन काल में हुड़ जो महिरकुल थे उनका आक्रमण हुआ था। और ये जो महिरकुल था ये बौद्ध धर्म को नष्ट करने वाला था। ये कहा जाता है जो महिरकुल था ये अनेक बौद्ध मठों को, मूर्तियों को नष्ट किया था। तो बौद्ध धर्म को नष्ट करने वालों में गिनती जो की जाती है वो महिरकुल की हुड़ शासक की जाती है। और फिर वादित मिलता था कि ये बौद्ध धर्म को मानने वाला भी था, जो बिल्कुल असत्य माना जाता है, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में तो बौद्ध धर्म का बहुत विरोध किया और बहुत सारे बौद्ध मठों, विहारों, चैत्यों का जो है ना नष्ट किया था। नरसिंह बालादित्य के शासनकाल में हुड़ शासक महिरकुल का आक्रमण हुआ था। अगर इनके धर्म की बात करें कि बालादित्य किस धर्म के थे, तो ये शायव धर्म के
अब इस शिव धर्म के जो उपासक थे वो नरसिंह बालादित्य थे। नरसिंह बालादित्य के धर्म के उपासक थे वो शैव धर्म के थे। पुरगुप्त किसके थे? तो वो बौद्ध धर्म के थे। इसके बाद जो है ना शासक बनते हैं वो महत्वपूर्ण, वो है भानुगुप्त। भानुगुप्त की सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी निकल के आती है वो है इनका एरड़ अभिलेख। भानुगुप्त का जो एरड़ अभिलेख है, इससे जो एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आती है वो है एक गोप राजा की चर्चा मिलती है, जिनकी पत्नी, जिनकी मृत हो जाती है। गोप राजा है। इन गोप राजा की जो मृत हो जाती है तो इनकी जो पत्नी थी वो सती हो जाती है। तो सती प्रथा की जो अभिलेखी साक्ष्य मिलता है वो सर्वप्रथम गुप्त राजवंश के जो शासक होते हैं भानुगुप्त, उनके शासनकाल में मिलता है। तो ये जो सती प्रथा वाली घटना है इसका जो समय काल माना जाता है वो 510 AD माना जाता है। गुप्त राजवंश के शासक हैं भानुगुप्त। इनका अभिलेख जो है भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख है, जिससे जानकारी मिलती है कि इनके शासनकाल में एक गोप राजा थे और जिनकी मृत हो जाती है। मृत के बाद जो इनकी पत्नी थी वो सती हो जाती है। तो अगर पूछा जाए सती प्रथा के सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य किस अभिलेख से मिले या किस शासन काल में मिले, तो सर्वप्रथम जो सती प्रथा के अभिलेखी साक्ष्य हैं वो गुप्त राजवंश के भानुगुप्त जो शासक होते हैं उनके एरड़ अभिलेख से प्राप्त होती है। जैसे कि हम लोग वैदिक काल की बात करें तो उसमें साहित्य स्रोतों में मिलती है, लेकिन अभिलेखी साक्ष्य जो सर्वप्रथम इतिहास में देखने को मिलता है वो गुप्त काल में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है कि गोप राजा थे, उनकी पत्नी जब गोप राजा की मृत हो गई तो उन्हीं के साथ सती हो गई थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो कुमारगुप्त थर्ड आते हैं। फिर है ये वैन्यगुप्त हैं, इनसे भी कोई जानकारी खास नहीं है। फिर जो गुप्तों के अंतिम शासक होते हैं वो है विष्णुगुप्त। इनकी क्या विशेषता है कि बस ये गुप्त राजवंश के अंतिम शासक थे। तो गुप्त राजवंश की जो वंशावली प्रारंभ हुई थी वो श्रीगुप्त से प्रारंभ होती है और विष्णुगुप्त भी खत्म हो जाती है। तो गुप्तों के जो प्रथम शासक थे वो श्रीगुप्त थे, गुप्तों के जो अंतिम शासक थे वो विष्णुगुप्त थे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने गुप्त राजवंश को कंप्लीट कर लिया।